वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। आपके यूक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सारी की सारी ड्रग्स ही इंपॉर्टेंट हैं। जो डायूरेटिक्स हैं वो यूज़ होती हैं एज एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स। अब डायूरेटिक्स का मेन काम ये है कि ये किडनी से जो हमारा वाटर और सोडियम एंड क्लोराइड है वो उसको एक्सक्रीट करना। सो मेन जो हम पढ़ेंगे इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या है कि डायूरेसिस करवाएगा। मेन यूरिन जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ करवाएगा। जब हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी वजह से अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाए तो बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने की वजह से क्या है कि हमारे जो कार्डिक की जो प्रीलोड है वो इंक्रीज़ कर जाता है। सो हम उसको अगर हम कम कर दें तो हमारा बीपी जो है वो इम्प्रूव हो सकता है अगर हम प्लाज्मा वॉल्यूम को कम कर दें। अब इसकी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है और कहाँ और किस तरह मैकेनिज़्म से ये एक्ट करता है ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग्स हैं वो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स नाम से जाहिर है कि ये बाय ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो डायूरेसिस करवाते हैं, जैसे मैनिटोल, यूरिया, ग्लिसरीन और आइसोसोरबाइड। ये जो हैं ड्रग्स, ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं कि ये नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब्यूल्स में जब जाती हैं तो वहाँ से पानी को रिटेन करती हैं। सपोज़ करें कि ये जो है हमारा ग्लोमेरुलस था, ठीक है, ग्लोमेरुलस से जो है वो वाटर फ़िल्टर हुआ है। फ़िल्टर होने के बाद वो क्या करेगा कि वो बाद में उसने एब्ज़ॉर्ब होना था, लेकिन हमारे ऑस्मोटिक एजेंट के यहाँ होने से क्या होगा कि वो इसको होल्ड रखेगा, मीन पानी को पकड़ के रखेगा, पानी को जाने नहीं देगा। सो मैनिटोल, यूरिया, ग्लिसरीन और आइसोसोरबाइड का ट्यूब्यूल्स के अंदर होने की वजह से उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट्स ज़्यादा है। सोल्यूट जहाँ पे होगा पानी वहीं पे होगा। सो पानी को रिटेन करेगा। रिटेन करने के बाद पानी की एब्जॉर्प्शन जो होनी चाहिए ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से यूरिन की आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सो इस तरह से जो है हम पानी की एब्जॉर्प्शन को कम से कम करते हैं। जो पानी हमारी ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर है, हमारे ब्लड के अंदर है प्लाज्मा, उसको कम नहीं करेगा, लेकिन जो पानी एब्जॉर्ब होना था एक्स्ट्रा उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। हम इसको कहाँ का यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं एक्यूट ग्लाउकोमा में। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर जाए, अगर पेशेंट का यूरिन जो फ़्लो है वो कम हो जाए, तब भी हम इन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है? इसके साइड इफ़ेक्ट हैं हेडेक, नोज़िया और वॉमिटिंग। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो होती हैं वो कोई अग्रेसिव डायूरेटिक्स नहीं है, बल्कि ये बहुत ही लाइट से डायूरेटिक्स होते हैं। इसलिए हम इसको एक्यूट ग्लाउकोमा में और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ करते होते हैं। हमारी नेक्स्ट ड्रग है लूप डायूरेटिक्स। हमें पता है कि हमारी जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दो तरह की लूप्स होती हैं। एक होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मेनली क्या होता है कि जो पानी है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर, जबकि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है उसमें मेनली जो हमारा सोडियम क्लोराइड है मेनली वो जो है एब्जॉर्ब हो रहा होता है और वो ट्यूब्यूल से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। सो अगर हम जो हमारा असेंडिंग लिम्ब है हम टारगेट करेंगे सोडियम क्लोराइड को। क्यों? अगर सोडियम क्लोराइड जहाँ पे होगा, जहाँ पे सोडियम होगा, वहीं पे वाटर मूव करेगा। सोडियम के साथ साथ वाटर जो है वो मूव करता है। सो अगर हम सोडियम क्लोराइड के चैनल को ब्लॉक कर दें, कहाँ पे? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वहाँ पे एक होता है को ट्रांसपोर्टर, जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इसमें क्या होता है, सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड एक साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम इसको इनहिबिट कर दें, इसके इनहिबिट करने से क्या होगा कि ना ही सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी, ना ही क्लोराइड की, ना ही पोटेशियम की, ना ही कैल्शियम की, ना ही वाटर की। तो ये सारे के सारे जो यूरिन के अंदर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। यूरिन के अंदर यूरिन में क्या क्या जाएगा? सोडियम जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा जाएगा। सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा ही जाएगा। इसके अलावा पोटाशियम जाएगा। पोटाशियम जो यूरिन में जाएगा तो लॉस होगा, इट मीन्स कि बॉडी के अंदर हाइपोकैलीमिया होगा। कैल्शियम जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। इसके अलावा वाटर तो हमारे सोडियम के साथ जाएगा ही जाएगा इसके साथ, लेकिन जब बाइकार्बोनेट है वो इतना ज़्यादा इसके अंदर लॉस नहीं होता, ये इनसिग्निफिकेंट सा लॉस होता है। लेकिन मेन जो है हमारा सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम और कैल्शियम, इसी की वजह से जब ये बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाएंगे तो हमें पता है कि ब्लड के अंदर इनकी मिकदार कम हो जाएगी। कम होने से क्या होगा कि एक तो हमारा हाइपोवोलीमिया
हाइपोकलीमिया हो जाएगा, बॉडी के अंदर वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो मेन सोल्यूट है वो सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सो ये मेंटेन करता है फ्लूइड को, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी जो है वो ड्रग्स आ रही होती हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं इसकी बुक से कि क्या क्या इसका मैकेनिज़्म है, तो ये आपने याद रखना है कि हमारी जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये हमने बनाई हुई है। इसके साथ जो है ये ल्यूमन है किसका, जहाँ पे यूरिन है और यहाँ पे ब्लड है। सो यहाँ पे इसके जो ल्यूमिनल साइड है, ल्यूमिनल साइड पे एक ट्रांसपोर्टर है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड। जब हम NKCC2 को इनहिबिट कर देंगे, इनहिबिट करने से क्या होगा कि ये तो यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे, सोडियम भी, पोटाशियम भी, क्लोराइड, क्योंकि तीनों ही एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसके अलावा जो पोटाशियम होगा हमारे सेल के अंदर वो भी यहाँ से मूव करके अंदर बाहर की तरफ आ जाएगा, यूरिन की तरफ आ जाएगा। पोटाशियम जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा, बढ़ाने की वजह से जो हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो भी जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। लूप डायरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसमें एक आता है फ्यूरेसामाइड, ठीक है। फ्यूरेसामाइड जो है उसका नेम ब्रांड नेम जो है वो लेसिस के नेम से यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ब्यूमेटानाइड और टोर्सीमाइड, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फ्यूरेसामाइड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ जो ड्रग है इसमें एथाकाइनिक एसिड भी इसके अंदर आती है। सो अब हम बात करते हैं कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ पे है। मेनली यूज़ करते हैं हम इसको हार्ट फेलियर में। जितने भी हार्ट फेलियर वाले पेशेंट होते हैं उनका हम कोशिश करते हैं कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कम से कम रखें। कम से कम रखने का मतलब ये है कि हमारे जो हार्ट है उसके पर लोड कम से कम पड़े, प्री लोड जो है वो कम से कम हो, ताकि जो हमारा हार्ट है उसको कम से कम काम करना पड़े, ताकि ज़्यादा उस पर बर्डनाइज ना हो। तो हार्ट फेलियर में यूज़ करते होते हैं। असाइटीज़ क्या होती हैं कि बॉडी के अंदर जो है वाटर की रिटेंशन बढ़ जाती है, हमारे एब्डोमिन के अंदर असाइटीज़ मतलब फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लीवर सिरहोसिस हो जाए तो उससे क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो मूव करने लग जाता है वेसल से बाहर की तरफ, तो हमारे एब्डोमिन के अंदर ग्रोस किस्म की जो है फ्लूइड मौजूद होता है। सो असाइटीज़ में हम कम से कम फ्लूइड को कम करने के लिए डायरेटिक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा अक्यूट पल्मोनरी एडिमा, लंग्स के अंदर क्या है कि अगर हार्ट का कोई ऐसा मसला हो गया है कि वो सही से पंप नहीं कर रहा, तो बैक प्रेशर की वजह से लंग्स के अंदर एडिमा हो जाता है। या अगर वैसे ही हमारी जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए तब भी हमारे पल्मोनरी एडिमा जो है वो डेवलप कर सकता है। या अगर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो जाए तब भी एडिमा हो सकता है। सो उसको कम करने के लिए हमने डायरेटिक्स जो हैं वो यूज़ करने। बस आपने ये बात याद रखनी है कि बॉडी में ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाए या फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में हम डायरेटिक्स को यूज़ करेंगे। लूप डायरेटिक्स को हम एज एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर सकते हैं इनिशियल डोज, लेकिन ये प्रेफर्ड नहीं है। प्रेफर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर तो मॉडरेट हाइपरटेंशन है तो उसके लिए हम थायराइड डायरेटिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन लूप डायरेटिक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर एक पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है, साथ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा भी है, कोई भी फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन है या हार्ट फेलियर की कंडीशन में है, तब हम इसको प्रेफरेबली जो है ना वो एज एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करते हैं। इसके अलावा सीवियर हाइपर कैल्सीमिया में पता है कि जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो लॉस हो रही है यूरिन के अंदर। तो हाइपर कैल्सीमिया में जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट सेम ऐसे ही है, जो चीज़ें लॉस हो रही है उसकी जैसे साइड इफ़ेक्ट आएंगे। जैसे पोटाशियम लॉस हो रहा है तो हाइपोकलीमिया होगा, ठीक है, हाइपोकलीमिया होगा। इसके अलावा हमें पता है कि जो पोटाशियम है वो लॉस हो रहा था, पॉजिटिव चार्जेस सारे लॉस हो रहे, तो प्रोटॉन्स भी इसमें लॉस होते हैं। सो आप यहाँ पे लिख लें कि प्रोटॉन्स भी जो हैं वो यूरिन में जा रहे होते हैं। प्रोटॉन्स के जाने से क्या होगा कि हमारी जो बॉडी की पीएच है, ब्लड की पीएच है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अल्कलोसिस में चली जाएगी। तो हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, तो आपने इसको याद रखना है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो UQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाए, हमें पता है कि हमारी जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर के अंदर मेनली क्या है कि मिडल ईयर के बाद जो इनर ईयर है उसमें फ्लूइड है। सो अगर हम अग्रेसिव डायलिसिस करवाते हैं तो जहाँ जहाँ फ्लूइड होगा वो सारा का सारा जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, या वहाँ पे समझने की ड्राइनेस स्टार्ट हो जाएगी। सो जो हमारे कान है उसमें भी ऑटोटॉक्सिसिटी डेवलप कर सकती है। इसके अलावा अग्रेसिव यूज़ करते हैं तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो लूप डायरेटिक्स होते हैं ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव जो है ना वो होते हैं केमिकल्स, तो केमिकल स्ट्रक्चर इनका। सो अगर किसी पेशेंट को सल्फोनामाइड से एलर्जी है तो उसको रैश डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट हमारी क्लास है थायराइड डायरेटिक्स। थायराइड डायरेटिक्स की 2 ड्रग्स हैं जो कि याद रखनी है, एक है हाइड्रोक्लोरोथायराइड और सेकेंड है क्लोरोथायराइड।
सो हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड जो है वो हम आब्स के साथ कंबाइन करके भी दे सकते हैं, ठीक है। जो आब्स हैं जैसे हमारे लोसार्टन वगैरह है उनके साथ हम कंबाइन करके एज एंटी हाइपरटेंसिव जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा थायराइड डायबिटिक्स है ये जो हमारी हाइपरटेंशन के लिए मेन जो ड्रग है, अगर आपसे पूछा जाए कि मेन ड्रग कौन सी हैं, कौन सी डायबिटिक्स मेनली यूज़ होती हैं हाइपरटेंशन के लिए, तो आपने याद करना है कि थायराइड डायबिटिक्स जो है वो प्रेफर्ड हैं इसके लिए। और इसके कौन कौन सी हैं, हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड है जो कि हम ओरली देते हैं टैबलेट की फॉर्म में, और इसके अलावा क्लोरोथाइज़ाइड जो है वो हम आईवी की फॉर्म में देते हैं। मेनली क्या करते हैं कि मॉडरेट एंड सस्टेन डायलिसिस कराते हैं। लूप डायलिसिस जो है वो सीवियर करवाते हैं कि हर तरह का जो पानी है बॉडी से वो निकाल देते हैं, लेकिन जो थायराइड है वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, ये सस्टेन्ड डायलिसिस करवाते हैं कि इसकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो, ताकि साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो। अब ये कहाँ पे एक्ट करते हैं थायराइड डायबिटीज़, थायराइड एक्ट करते हैं DCT पे, ठीक है। अब जो हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, जो हमने ट्यूब्यूल्स पढ़े थे नेफ्रॉन के, मैं बताती हूँ आपको। हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा ये ग्लोमेरुलस है, उसके बाद हमारा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, फिर ये हमारे पास लूप है जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग है और असेंडिंग है, ठीक है। डिसेंडिंग जो है वो मेनली पानी को एब्जॉर्ब कराता है, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है, और जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वहाँ हमें पता है कि मेनली क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे एब्जॉर्ब होते हैं। सो यहाँ पे जो है मेनली इस जगह पे लूप डायरेटिक एक्ट कर रहे होते हैं। अब जो ये बिल्कुल आखिरी वाला पोर्शन जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पहले वाला आ रहा होता है, इसे हम कहते हैं DCT। थायराइड डायरेटिक्स हैं वो मेनली DCT पे एक्ट कर रहे होते हैं। सो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे क्या होता है कि यहाँ पे एक चैनल होता है जिसे हम कहते हैं हमारा एक को ट्रांसपोर्टर होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। दोनों साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। मेन हमारा जो थायराइड का है वो इसको इनहिबिट करना है, इसको इनहिबिट करेंगे तो सोडियम भी यूरिन में जाएगा और क्लोराइड भी यूरिन में जाएगा। हमारे जो थायराइड डायरेटिक हैं ये हाइपोकैल्सीमिया नहीं करवाते, कैल्शियम को यूरिन के अंदर लॉस नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि इसका एक सेपरेट मैकेनिज़्म है। सेपरेट मैकेनिज़्म ये है कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ब्लड के अंदर आने के बाद इसके इंटरस्टिशियल जो साइड है, ठीक है, इंटरस्टिशियल जो साइड है इसकी, यहाँ से रिसेप्टर होता है, इसे बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये ऐसे जीन्स को मॉड्यूलेट करता है जिसकी वजह से कैल्शियम के जो ट्रांसपोर्टर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद कैल्शियम ने ब्लड के अंदर जाना है बस सोडियम, कैल्शियम सोडियम जो है ट्रांसपोर्टर के थ्रू, या कैल्शियम जो है इन पोटाशियम एक्सचेंजर के थ्रू जो है वो जा सकता है। सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो थायराइड डायबिटिक्स हैं वो अर्ली सेगमेंट पे एक्ट करते हैं DCT पे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs है कि किस लोकेशन किस जगह पे एक्ट करता है और कौन सी जो है वो मेनली चैनल को या को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। तो ये सोडियम क्लोराइड चैनल को इनहिबिट करता है। इससे क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे यूरिन में जाएगा, लेकिन मैंने बताया था कि लूप डायरेटिक में 4 एरोज थे अपवर्ड के, सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। यहाँ पे मॉडरेट एंड सस्टेन डायलिसिस होती है, इसके साथ वाटर भी लॉस होगा, ठीक है, और साथ ही पोटेशियम भी इसके अंदर लॉस होगा। लेकिन इसमें एक और बात याद रखनी है कि जो कैल्शियम है वो इसके अंदर लॉस नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो मेन यही है कि ये भी हाइपोकैलीमिया कराएगी। लूप डायरेटिक और थायराइड दोनों ही हाइपोकैलीमिया कराती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो है हमारा सोडियम जो बाइकार्बोनेट है वो भी यूरिन के अंदर जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के यूरिन में जाने की वजह से क्या होगा कि इसकी pH बढ़ जाएगी, और pH बढ़ने की वजह से जो हमारा यूरिन होगा वो अल्कलोसिस वाला होगा, ठीक है, अल्कलाइन यूरिन होगा। ये बात इसके अंदर याद रखनी है। सो अगर हम देखें कि इसकी यूज़ क्या है तो हमें पता है कि इसकी यूज़ एज एंटी हाइपरटेंसिव है और माइल्ड हार्ट फेलियर के लिए। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर है, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है, तब हम लोप यूज़ करेंगे, लेकिन अगर माइल्ड हार्ट फेलियर है तब हम थायराइड यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्रोनिक रीनल कैल्शियम स्टोन्स, इसका मतलब ये है कि अगर रीनल की वजह से, रीनल की किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से वहाँ पे स्टोन बन रहे हैं, मीन वो कैल्शियम को बहुत ज़्यादा लॉस करा रहे हैं, यूरिन में डाल रहे हैं, तो यूरिन के अंदर इसको कम करने के लिए हम थायराइड डायबिटिक्स यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम को ज़्यादा जो है वो लॉस नहीं करते, बल्कि ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है यहाँ से। इसके अलावा इसको हम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस में भी यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है इसके? साइड इफ़ेक्ट में इसमें गाउट आएगा। गाउट क्यों आता है? गाउट इसमें इसलिए है कि इसमें यूरिया की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए गाउट जो है इसमें डेवलप कर सकता है।
इसके अंदर हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकलीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया इस वजह से नहीं हो रहा कि सोडियम लॉस हो रहा है, सोडियम तो हमारी लूप डायरेटिक में भी लॉस हो रहा था, लेकिन जो थायराइड डायरेटिक है इसका मेन काम है सोडियम क्लोराइड को इनहिबिट करना। मीन्स इसके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा लॉस नहीं होता। पानी ज़्यादा लॉस होने की ना होने की वजह से ब्लड के अंदर पानी एज़ कम्पेयर टू सोडियम के वो प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। प्रोपोर्शन में ना रहने की वजह से जो सोडियम है वो कम होगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया डेवलप कर सकता है। इसके अलावा जो थायराइड डायरेटिक्स नहीं भी सल्फोनामाइड की हैं, तो इसलिए ये भी एलर्जी जो है वो करवा सकते हैं। जो आपको मेन एमसीक्यूज आते हैं इसमें मेनली वो आते हैं, गाउट आता है। इसके अलावा अगर पूछें कि हाइपोकलीमिया, तो हाइपोकलीमिया थायराइड और लूप दोनों कराते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास है पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। अब हमने पहले जो डायरेटिक्स पढ़े लूप और थायराइड, उन दोनों में पोटाशियम लॉस हो रहा था। सो लॉस होने की वजह से वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही थी हाइपोकलीमिया वाली। सो उसको कंपनसेट करने के लिए फिर पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स बनाई गई। ये दो तरह की होती हैं, एक हम कहते हैं एमेलोराइड और ट्राईएम्पटीरीन, ठीक है, ये दोनों हो गई। ये मेनली एक्ट करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे और इसके अलावा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है। मेन जो काम है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे क्या करता है कि ये ई नेक को इनहिबिट करता है। ई नेक क्या होता है कि एपिथेलियल सोडियम चैनल होते हैं, उनको इनहिबिट करता है। सिर्फ और सिर्फ इसका टारगेट जो है वो सोडियम होता है। सो वहाँ पे इसको इनहिबिट करके जो यूरिन के अंदर क्या आएगा, सोडियम आएगा। सोडियम और क्लोराइड दोनों आएंगे, साथ ही हमारा जो वाटर है वो भी इसके साथ होगा, लेकिन जो पोटाशियम है वो इसमें लॉस नहीं होगा। अब इसमें दो तरह की ड्रग्स थी। एक दूसरी टाइप की जो ड्रग हैं वो कौन सी, वो स्टीरॉयड हैं और वो एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करती हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब हमने थायराइड पढ़े थे तो वहाँ पे डीसीटी के अंदर पीटीएच का काम था। पीटीएच जो है पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है, कि वो बात याद रखनी है आपने। लेकिन यहाँ पे जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर एक सिस्टम होता है जो कि एल्डोस्टेरोन के ज़रिए चलता है। एल्डोस्टेरोन मेनली क्या करता है कि ये सोडियम को एब्जॉर्ब कराता है। सो एल्डोस्टेरोन को अगर हम इनहिबिट कर दें, ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो सोडियम की है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इसमें दो तरह की ड्रग आती हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरिनोन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये स्टीरॉयड है। सो अगर हम देखें कि हमारे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर होता है ई नेक। ई नेक क्या है, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। एपिथेलियल सोडियम चैनल्स जो हैं उनके थ्रू सोडियम जो है एब्जॉर्ब होता है और पोटाशियम जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। सेकंड जो है चैनल हमारे पोटाशियम के थ्रू जो पोटाशियम है वो बाहर जाता है, कहाँ पे, यूरिन के अंदर। अब क्या होता है कि प्रिंसिपल सेल्स होते हैं इसके और इंटरकैलेटेड सेल्स होते हैं। अब जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन आता है। एल्डोस्टेरोन ने आके क्या करना है कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करके इसने दो काम करने हैं, एक तो ई नेक को बढ़ाएगा, ठीक है, ल्यूमिनल साइड पे, एक तो ई नेक को बढ़ाएगा। इसके अलावा सोडियम पोटाशियम जो हमारा पंप है उसको भी एक्टिवेट करेगा। तो अगर हम एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को इनहिबिट कर दें बाय स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरिनोन, तो इनहिबिट करने की वजह से दोनों काम नहीं होंगे। मीन्स ना ही जो हमारे ई नेक है वो होंगे, ना ही हमारा जो पंप है सोडियम पोटाशियम वो होगा। सो पंप के ना होने की वजह से क्या होगा, पोटाशियम जो है वो हमारा यूरिन के अंदर नहीं आएगा, सो हमारा ब्लड के अंदर ही रहेगा। तो ब्लड के अंदर रहने की वजह से हाइपोकलीमिया जो है वो डेवलप नहीं करेगा और यहाँ से सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो साथ साथ जो है सोडियम भी लॉस होगा, क्लोराइड भी लॉस होगा और साथ ही साथ जो है इसके वाटर भी लॉस होगा। जो हमारी दूसरी ड्रग्स थी एमेलोराइड और ट्राईएम्पटीरीन, वो मेनली इस चैनल को इनडायरेक्टली इनहिबिट करती है, ठीक है। तो दो तरह की ड्रग्स होगी, एक होती है एल्डोस्टेरोन के इनहिबिटर्स और सेकंड जो होते हैं वो डायरेक्टली जो हमारे चैनल को इनहिबिट करते हैं। जो स्पाइरोनोलैक्टोन है, एप्लेरिनोन है, ये दोनों स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स हैं और ये मेनली क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करती हैं। एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करने से क्या होगा कि ये दो काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एक तो ई नेक नहीं बनाएगा, साथ जो हमारा सोडियम पोटाशियम जो पंप है उसको भी, एटीपीएस पंप है उसको भी नहीं बनाएगा या उसको भी स्टिमुलेट नहीं करेगा। सो हम इसको कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, इसको हम हार्ट फेलियर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है इस पर ज़्यादा एक्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाएगा। सो हम इसको यहाँ पे इनहिबिट कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोकलीमिया, कि हमने अब पहले क्या है कि पहले हमने लूप और थायराइड डायबिटीज़ पेशेंट को दिए, उसने वो यूज़ किए, लेकिन उनके यूज़ करने की वजह से क्या हुआ, हाइपोकलीमिया डेवलप कर गया है। सो इन पेशेंट में हमने क्या करना है कि इनको हम पोटाशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स देंगे। सो ये इसकी इंडिकेशन है।
अब क्या होगा, पोटेशियम लॉस नहीं हो रहा तो सबसे साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि इसमें हाइपरकलीमिया हो जाएगा। हाइपरकलीमिया तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है। अब बॉडी के अंदर क्या है कि पोटेशियम जो है वो लॉस नहीं हो रहा, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ब्लड के अंदर ही रहेगा, तो हमारा जो पोटेशियम है वो भी ज़्यादा लॉस नहीं होगा और साथ साथ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स भी ज़्यादा लॉस नहीं होंगे। सो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप कर सकता है, लेकिन मेन जो साइड इफेक्ट इसका पूछा जाता है आपसे वो है हाइपरकलीमिया। ठीक है, इसके बाद इसके नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं, वो है गायनेकोमेस्ट्री। गायनेकोमेस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है बार बार। मेनली ये स्पाइनोलेक्टोन से होता है। स्पाइनोलेक्टोन क्या है, ये मेनली स्टीरॉयड है। सो ये हमारे जो है एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी जैसे गायनेकोमेस्टिया। और गायनेकोमेस्टिया किस में होता है, मेनली ये मेल्स में होता है। ठीक है, फीमेल्स में नहीं होता। मेल्स में क्या होते हैं कि वो स्पाइनोलेक्टोन आप दे रहे होते हैं उनके, और कुछ अर्से बाद वो आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जो है ब्रेस्ट वाली साइड पर कहेंगे कि मुझे टेंडरनेस फील होती है। तो ऐसे पेशेंट को आपने जो है स्पाइनोलेक्टोन को चेंज करके फिर आपने कुछ और ड्रग देनी है। उसकी जगह आप एप्लर दे सकते हैं, एप्लेरिनॉन। एप्लेरिनॉन जो है वो गायनेकोमेस्टिया नहीं करवाता। ठीक है, ये आप इसके अंदर प्रेफरली दे सकते हैं। सो अगर इसके अलावा जो है अगर आप पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटीज़ यूज़ कर रही हैं तो आपने ऐसे पेशेंट को कभी भी पोटेशियम सप्लीमेंट्स नहीं देने। आपने एक ये बात याद रखनी है। सेकंड ये कि आप इनके साथ एस और आप्स को यूज़ नहीं करते, क्योंकि एस आप्स जो हैं वो भी मेनली एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन को जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा। एल्डोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा ही मतलब इनहिबिशन हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम जो है वो लॉस होगा और बीपी जो है फ़ौरन से डाउन हो सकता है। सो आपने बड़ी ही केयरफुली इनको यूज़ करना है। हम बात करते हैं लास्ट ड्रग, जो कि हमारी एज अ डायबिटिक के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ और इसकी इंडिकेशंस हैं। डायबिटिक्स जो आप एज एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ते हैं वो लूप और थायराइड होते हैं, लेकिन बाकी और इसके अलावा स्पाइरोलेक्टोन वाले भी होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी मैंने बताए हैं वो इसलिए ताकि आपका एक साथ जो है एंटी डायबिटिक ये जो डायबिटिक हैं वो कवर हो जाएँ। अब इसमें जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में कौन कौन से होते हैं, एसिटाजोलामाइड, डोरजुलामाइड और ब्रिंजुलामाइड। ठीक है, जितनी भी जोलामाइड वाली ड्रग्स हैं ये सारी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर हैं। अब इनका मैकेनिज्म क्या है, मेनली ये काम करती हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर अगर हम देखें कि जो आपका बाइकार्बोनेट है वो किस तरह एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे मेनली होता है सोडियम पोटाशियम एक्सचेंजर। ठीक है, सोडियम जो है वो अंदर एब्जॉर्ब होता है, जबकि हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर जा रहा होता है। कहाँ पे, यूरिन वाली साइड पे। अब यूरिन वाली साइड पे जो बाइकार्बोनेट आ रहा होता है, जो कि हमारा फिल्टर्ड होके आता है, वो कंबाइन करता है हाइड्रोजन आयन के साथ और कंबाइन करके बनाता है H2CO3। अब H2CO3 जो है वो कन्वर्ट होता है बाई इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ठीक है, इसको जो है वो कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद अंदर सेल के अंदर ये कंबाइन करता है वाटर के साथ और दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होता है H2CO3 में। फिर H2CO3 जो है वो टूटता है, टूटने के बाद दोबारा जो हमारा प्रोटॉन बनाता है, इसके अलावा बाइकार्ब बनाता है। अब क्या हुआ कि जो ये प्रोटॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है वो दोबारा हीट रीयूज़ होता है। लेकिन जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, हमारा बाइकार्ब है जो कि हमारा ब्लड में जाना चाहिए ताकि हमारा पीएच जो है वो नॉर्मल रहे, वो ब्लड में जाएगा और जाने के बाद बाय हमारे जो को ट्रांसपोर्टर है सोडियम और बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर है उसके थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर। अब क्या हुआ कि हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया। सो इसके इनहिबिट करने से क्या हुआ कि हमारा जो बाइकार्बोनेट है वो कन्वर्ट नहीं होता H2O। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होने की वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं होता। सो ये जो हमारा H2CO3 ये हमारा यूरिन के अंदर ही लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सो मेन इफेक्ट क्या हुआ कि हमारा बाइकार्ब जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि यूरिन में लॉस होता है। यूरिन में लॉस होने की वजह से यूरिन का जो पीएच है वो अल्कलोसिस में चला जाएगा, मतलब पीएच जो है वो इसकी बढ़ जाएगी। अब इसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट डाययूरेसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि बाइकार्बोनेट डाययूरेसिस कौन से होते हैं तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो है ना वो बाइकार्बोनेट डाययूरेसिस होते हैं। तो हम कहाँ यूज़ करेंगे इसको, हम यूज़ करेंगे सीवियर एक्यूट ग्लाकोमा में। एक ग्लाकोमा की जो हम पहले ड्रग पढ़ के आए हैं वो ऑस्मोटिक डाययूरेसिस जो है उसमें वो भी यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अलावा टिमोलोल यूज़ होता है। इसके अलावा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स है हमारे ड्रग्स वो एक्यूट माउंटेन सिकनेस में भी यूज़ होते हैं। ठीक है,
अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, जैसे कि हमने पढ़ा था पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स का हमने पढ़ा था कि वो भी एसिडोसिस करवा सकते हैं। हाइपरकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इस तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेट से क्या होगा कि बाइकार्ब जो है वो लॉस हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। इसके अलावा ड्राउजीनेस हो सकती है, प्रेस्थीसिया हो सकता है और हाइपर अमोनीमिया हो सकता है। अमोनियम जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो सकती है। सो आपने इसको याद करना है, ये एज एंटी हाइपरटेंसिव तो नहीं है, लेकिन आपने इसको वैसे ही याद करना है। एक और टॉपिक जो कि आपके डायरेटिक में ऐड होता है वो है आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन। आपका जो हार्मोन था ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इट मीन्स कि ये डायरेसिस जो है वो नहीं करवाएगा। एंटी मतलब अगेंस्ट डायरेसिस मीन के यूरिन के अंदर जो वाटर है उसको नहीं भेजेगा बल्कि एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसका क्या मैकेनिज़्म होता है, इसको हम कहते हैं डेस्मोप्रेसिन भी कहते हैं और ADH भी कहते हैं। इसने मेनली जो हमारा कोलेक्टिन ट्यूब्यूल है उसके ऊपर इसके दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक होते हैं V1, एक होते हैं V2, लेकिन जो हमारे कोलेक्टिन ट्यूब्यूल पे होते हैं वो मेनली V2 के होते हैं। सो V2 को रिसेप्टर पे आएगा, इसने एक्ट करना है। एक्ट करने के बाद इसने मेनली क्या काम करना है, ADH ने इसने स्टिमुलेट करना है CEMP को एक्टिवेट करने से क्या होगा कि इसने जो एक्वा प्यूरिन चैनल होते हैं, ठीक है, एक्वा प्यूरिन चैनल, उनको जाके ल्यूमिनल साइड पे इंसर्ट कर देगा। इनके इंसर्ट करने से क्या होगा कि हमारे जो वाटर है उसके एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इट मीन्स कि हम अगर ADH को स्टिमुलेट करते हैं, इसका एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, तो उससे पानी की जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी। इट मीन्स के ब्लड के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा होगा, एंटी डायरेटिक काम करेगा। लेकिन अगर हम इसके एंटागोनिस्ट काम करते हैं तो इट मीन्स कि ये जो है एक्वापोरिन चैनल है यहाँ पे इंसर्शन नहीं होगी। हमने इसको इनहिबिट किया, इनहिबिट करने से ये सारा मैकेनिज्म नहीं होगा, नहीं होने से एक्वापोरिन चैनल नहीं आएंगे, नहीं आने से क्या होगा कि हमारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और वाटर जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एज अ डायरेसिस जो है वो काम कर रहा होता है। अब इसके एंटागोनिस्ट कौन कौन से होते हैं, इसके एंटागोनिस्ट जो आपने याद करने हैं वो याद करने हैं, कॉनीवेप्टेन याद करना है इसके अंदर, और सेकंड जो है वो हमारे टोलवेप्टिन जो है वो यूज़ करना होता है। जब आपकी इसके अलावा इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि कहाँ यूज़ होता है, तो हमारा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH में क्या होता है कि ADH जो है वो इनएप्रोप्रिएटली प्रोड्यूस हो रही होती है। सो उसमें इसको इनहिबिट करने के लिए हम कॉनीवेप्टेन और टोलवेप्टिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपके इंपॉर्टेंट जो है वो डायरेटिक्स थे जो कि हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है वो इसमें इंक्लूड था।